आइए जानते हैं शुक्राणु जनन और अंड जनन में क्या अंतर पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं इन दोनों की, तो शुक्राणु जनन जिसको कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म प्रोड्यूस करने के प्रोसेस को ही हम स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु के बनने के प्रोसेस को ही हम शुक्राणु जनन कहते हैं। इसी प्रकार से अंड जनन जिसको हम oogenesis भी कहते हैं। oogenesis एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि अंडे के बनने का पूरी प्रक्रिया बताई जाती है। उस प्रोसेस को हम oogenesis या अंड जनन कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी नॉर्मल बॉडी में दो तरीके के सेल्स पाए जाते हैं। एक सेल वो होते हैं जो नॉर्मल ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, नॉर्मल ग्रोथ करवाते हैं, और दूसरे सेल ऐसे होते हैं जो कि गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं या युग्मक का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम बात करेंगे तो पुरुष लोगों में शुक्राणु का फॉर्मेशन होता है और महिला में अंडों का फॉर्मेशन होता है। इसी को हम शुक्राणु जनन और अंड जनन कहते हैं। आइए जानते हैं इन दोनों में क्या अंतर पाया जाता है। इसके लिए हम जानेंगे कि सबसे पहले शुक्राणु जनन की प्रक्रिया परिपक्व और उपजाऊ पुरुषों में पाई जाती है, जबकि अंड जनन की प्रक्रिया परिपक्व और उपजाऊ महिलाओं के अंडाशय यानी कि हम कहेंगे उनकी ओवरीज में ये प्रोसेस चलता है। यहीं शुक्राणु जनन का प्रोसेस पुरुषों में वृषण में यानी कि उनके टेस्टिस में ये प्रोसेस चलता है। अब सबसे पहले बात करेंगे शुक्राणु जनन के दौरान सिर्फ और सिर्फ एक शुक्राणु जन से चार अगुणित शुक्राणु का फॉर्मेशन होता है या चार अगुणित शुक्राणु बनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ एक डिप्लॉइड सेल से या एक प्राइमरी वाले से शुक्राणु जन से चार हैप्लॉइड शुक्राणु का फॉर्मेशन होता है। जबकि अगर हम बात करेंगे अंड जनन में, तो यहाँ पर एक अंडजन से सिर्फ और सिर्फ एक अगणित शरीर या एक एक ही एग का फॉर्मेशन होता है। उसके अलावा कुछ ध्रुवीय शरीर यानी कि कुछ पोलर बॉडीज का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ हमने अंतर पाया कि यहाँ एक सेल से चार हैप्लॉइड सेल बनेंगी, जबकि अंड जनन में सिर्फ और सिर्फ एक प्राइमरी oocyte से एक एग का ही फॉर्मेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ध्रुवीय शरीर या हम कह सकते हैं एक पोलर पोलर बॉडी पाई जाती है। इसके बाद हम जानेंगे कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में विकसित शुक्राणु की काया पलट होती है, जिसको हम कहते हैं कि इसमें मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस पाया जाता है। जबकि oogenesis की प्रोसेस में मेटामॉर्फोसिस जैसी या काया पलट जैसी कोई भी चीज नहीं होती। काया पलट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि उनका और आगे डेवलपमेंट और आगे विकास होता है, जिससे कि उनके स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आते हैं। उसी को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस या फिर काया पलट। अब हम जानेंगे कि शुक्राणु जनन में शुक्राणु का विकास होता है और वो बाद में कार्यात्मक शुक्राणु यानी कि फंक्शनल शुक्राणु बाद में बनते हैं। ये फंक्शनल स्पर्म बाद में बनेंगे। लेकिन अगर हम बात करेंगे अंड जनन के दौरान, तो यहाँ पे ooted का विकास नहीं होता है और इनका विकास सिर्फ और सिर्फ निषेचन यानी कि सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइजेशन के बाद ही पाया जाता है। आइए जानते हैं कुछ और अंतर शुक्राणु जनन और अंड जनन में। इसमें हम देखेंगे शुक्राणु जनन में स्पर्मेटोगोनिया प्राथमिक यानी कि प्राइमरी और माध्यमिक यानी कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स और स्पर्मेटेड्स शुक्राणु जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान ही बनने वाले शुक्राणु के स्टेजेस पाए जाएंगे। जबकि हम बात करेंगे अंड जनन में, तो इसमें ओवोनिया प्राथमिक और द्वितीयक यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी अंडाणु अंड जनन के दौरान बनने वाले चरण हैं और इनमें ooted का फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ निषेचन के बाद ही पाया जाता है। पुरुष में शुक्राणु का निर्माण यौवन समय या हम कह सकते हैं प्यूबर्टी के टाइम पर पाया जाता है। जबकि अगर हम बात करेंगे अंड जनन की, तो इसमें प्रारंभिक चरण यानी कि भ्रूण, जब महिला भ्रूण के टाइम पे प्रेजेंट होती है तभी उसके अंदर काफी सारे एग्स काफी सारे अंडे पाए जाते हैं, लेकिन वो उस वक्त रिलीज नहीं होते हैं। उसको रिलीज होने का प्रोसेस उनकी प्यूबर्टी में या यौवन टाइम से ही शुरू होगा और मीनोपॉज यानी कि रजोनिवृत्ति तक यह प्रोसेस चलता रहता है। शुक्राणु जनन में जो युग्मक या गैमीट फॉर्म हुए हैं ये गतिशील होती हैं, ये मूव कर सकते हैं क्योंकि इनके पास एक पूंछ जैसा आकार एक टेल पाई जाती है। जबकि एग का फॉर्मेशन जब होता है तब ये एग या अंडे गैर गतिशील युग्मक होते हैं और इनमें मूवमेंट नहीं पाया जाता है।
इस तरह की चित्र से आपको और क्लियर हो जाएगा कि इनमें क्या अंतर पाया जाता है। सबसे पहले हमने देखा स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में और oogenesis के प्रोसेस में क्या अंतर है। स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में ये प्यूबर्टी के टाइम पर ही माइटोसिस का डिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनने के बाद इनमें मियोटिक डिवीजन होगा, जिसको हम रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। रिडक्शनल डिवीजन होने से उनमें क्रोमोसोम का नंबर आधा रह जाता है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ क्रोमोसोम का नंबर 46 है और यहाँ आगे चलकर क्रोमोसोम का नंबर 23 और 23 ही रह गया। ये क्रोमोसोम का नंबर आधा होने के बाद में फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के बाद में ये रिस्टोर हो जाएगा वापस भ्रूण में, क्रोमोसोम का नंबर 46 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ युग्मकों का मिलन हो गया, गैमीट्स का फर्टिलाइजेशन हो गया, इस वजह से। सेकेंड मियोटिक डिवीजन के बाद में यहाँ स्पर्मेटेड का फॉर्मेशन होगा और फाइनली स्पर्मेटोजोआ यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक डिप्लॉइड सेल से हमारे पास 4 हैप्लॉइड सेल या 4 हैप्लॉइड स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। अगर हम बात करेंगे oogenesis के प्रोसेस की या अंडजनन के प्रोसेस की, तो इसमें oogonia से सबसे पहले माइटोसिस का डिवीजन होगा और प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन होगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यह फीटल लाइफ यानी कि ये चीज भ्रूण की स्टेज में ही प्रेजेंट है। बर्थ के बाद में, जन्म के बाद में प्यूबर्टी तक ये सारी स्टेजेस रुक जाती हैं, ये एक सेल साइकिल के फेज में ही अरेस्ट हो जाती हैं। उसके बाद में प्यूबर्टी के टाइम पर ही प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होगा और अब यहाँ पे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा। फिर सेकेंड मियोटिक डिवीजन होने के बाद में सेकेंडरी oocyte से ओवम का फॉर्मेशन होगा। इसके साथ ही हमने देखा कि यहाँ पर फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंड पोलर बॉडी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हम यहाँ देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ एक oogonia से सिर्फ और सिर्फ एक ही एग का फॉर्मेशन हुआ। तो ये थे कुछ अंतर स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में।